गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था एंडिंग के टाइम कि मैं आपके लिए न्यू न्यूज़ वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज हम अपना जो न्यू टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जो एक पैरेबल है, एन इम्पीरियल मैसेज बाय द फ्रांज काफ्का, जो एक फेमस राइटर हैं। अब हम सबसे पहले थोड़ा जो क्या कहते हैं ना, इसकी समरी पढ़ लेते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। एन इम्पेरियल मैसेज इज़ ए शॉर्ट टेक्स्ट बाय फ्रांज काफ्का, जिनका जो फ्रांज काफ्का थे उनका मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी कब उनकी मतलब बॉर्न हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी। वो 1883 में बॉर्न हुए थे और 1924 में उनकी डेथ हुई थी लंदन में। रिटर्न इन 1919। ये जो क्या कहते हैं इम्पीरियल मैसेज है जो फ्रांज काफ्का ने लिखा, वो उन्होंने कब लिखा था? 1919 में। टू ब्रीफ टू बी कंसीडर्ड अ शॉर्ट स्टोरी इन द ट्रेडिशनल सेंस। हम इसको ऐसे इन ब्रीफ में कहें तो एक टाइप की एक शॉर्ट स्टोरी है, ट्रेडिशनल सेंस में मतलब पुराने चीज़ों में कहें तो। एन इम्पीरियल मैसेज इज यूजली क्लासिफाइड एज ए पैरेबल। द टेक्स्ट डिस्क्राइब ए डाइंग एम्परर हु डिस्पैचेस अ मैसेंजर विद a मैसेज फॉर अस, द रीडर ऑफ द टेक्स्ट, बट द मैसेज नेवर अराइव्स। अब जैसे कि हम इस लाइन से हमें पता चलता है ये इम्पीरियल मैसेज मतलब एक्चुअली है क्या, ये किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है। जो इम्पीरियल मैसेज है ये असली में हमें बताता है, ये एक पैरेबल टाइप का है। मतलब ये हमें टेक्स्ट बताता है कि कैसे एक एम्परर है जो मतलब मरने की हालत में, अब जैसे होता है ना मतलब बेड पे, इसमें है कि जो एम्परर मतलब बेड पे, बेड रेस्ट मतलब बेड डाई वाली हालत में, मतलब कि अब उसकी मौत आ चुकी है, उसको पता है। और वो एक मैसेंजर को बुलाता है एक मैसेज को मतलब भेजने के लिए। लेकिन और मैसेज वो भेजना किसको चाहता है, मतलब हम रीडर्स, क्योंकि हम ही इसको रीड कर रहे हैं। और ये मैसेज जो वो मैसेंजर को भेजता है वो है हमारे लिए। लेकिन सब एट द एंड होता क्या है कि ये जो मैसेज है ये ज़िंदगी में कभी हमें रिसीव होता ही नहीं है। और इसी चीज़ को करते हुए आगे ये इम्पीरियल मैसेज की स्टोरी बढ़ती है। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। एड्रेसिंग द रीडर डायरेक्टली एज यू द नरेटर ऑफ द स्टोरी टेल अस दैट द एम्परर हैज़ सेंट ए मैसेज टू अस। हमें जो रीडर है वो हमें मतलब जो लिखने वाला राइटर नरेटर है वो हमें ये बताना चाहता है कि जो एम्परर है उसने आपको एक मैसेज सेंड किया है। एम्परर के द्वारा जो एक मैसेंजर को एक एम्परर ने उसके कान पे एक मैसेज बोला था, और वो मैसेज किसको वो भेजना चाहता था? हम रीडर को, यानी कि हमें। द एम्परर इज़ ऑन हिज डेथ बेड एंड डिक्टेटेड द मैसेज टू ए मैसेंजर। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, जो एम्परर है वो अपने डेथ पैड पे है, मतलब अपनी मरने की हालत में आ गया है। और लेकिन एट देन मरने की हालत में भी वो एक मैसेज है जो एक मैसेज मैसेंजर के कान में बोलता है कि जाओ इसको आगे भेज दो। बाई विस्परिंग इट टू हिम, मतलब उसके कान में बोलता है। ही वॉन्टेड टू एंश्योर द मैसेंजर हैड एक्यूरेटली हेयर द मैसेज। और वो जो एम्परर है वो चाहता है कि ये जो मैसेंजर है इसको जो मैंने कान में मैसेज बोला वो उसको अच्छे से सुनाई दे। सो ही आस्क्ड हिम टू रिपीट इट बाय विस्परिंग इट इनटू द एम्पर एयर। तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरे कान में दोबारा ये मैसेज बोलो और आराम से बोलो ताकि किसी और को पता ना चले। सेटिस्फाइड दैट द मैसेंजर हैड द मैसेज व्हेन द एम्परर नॉडेड। और जो एम्परर है वो खुश हो जाता है कि मैंने जो मैसेंजर को मैसेज बोला था वो उसको सही सुनाई दिया। द एम्परर इज सराउंडेड बाय ऑल ऑफ हिज कोर्ट हु आर गैदर अराउंड हिज डेथ बेड। अब जैसे हमें पता है जब कोई बंदा मरने वाला होता है, हर किसी के घर में किसी को पता होगा, सुनने में आया कि हाँ भाई बंदा मरने वाला था तो उसको भाई ज़मीन पे रख दिया, बेड पे रख दिया। तो वैसा ही होता है राजा के टाइम में भी कि जब वो मरने वाला होता है सब लोग उसके पास इकट्ठा हो गए होते हैं कि अब ये राजा मरने वाला है। दी स्पेक्टेटर्स वॉच्ड एज द मैसेंजर इमीडिएटली लीव्स द एम्परर डेथ बेड इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैसेज टू अस। और होता क्या है, ये देखते हैं कि जो मैसेंजर है जैसे ही वो महाराजा उसके कान में बोलता है ये वो इमीडिएटली वहाँ से चले जाता है, क्योंकि एम्परर को ऑर्डर होता है तुम ये मैसेज कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें ये डिलीवर करना, और वो वहाँ से चले जाता है। बट ऑल्दो द मैसेंजर बिगन हिज जर्नी विद द पर्पसफुल स्ट्राइड्स ईजिली मेकिंग हिज वे थ्रू द क्राउड ऑफ पीपल इन द पैलेस। अब जैसे हमें पता है कि पैलेस है, कोई घर तो है नहीं जहाँ कोई 4-5 लोग होंगे। तो जो मैसेंजर है वो बताता है कि उसके लिए रीडर जो नरेटर वो बताता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितने उसको क्राउड से जाना पड़ता है। उसके लिए वो इजी नहीं था कि वो मैसेज पहुंचाना, उसको आगे इतनी डिफिकल्टीज़ आती है, और हम वही डिफिकल्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ पीपल सून मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट वेरी फार। अब जैसे मैंने आपको बताया पैलेस है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो इम्पॉसिबल मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जो वहाँ का मैसेंजर होता है उसके लिए ना मतलब उस क्राउड से निकलना मुश्किल हो जाता है। इंडीड द नंबर ऑफ पीपल सीम इन्फिनाइट सो दैट द मैसेंजर कैन नेवर अपेयर टू गेट बियॉन्ड द इनर चैम्बर्स ऑफ द इम्पीरियल पैलेस। और अब इतने बंदे थे कि वो जो मैसेंजर था उसको ऐसे लग रहा था इन्फिनाइट है ये, मतलब अनगिनत, कि ख़त्म ही नहीं होगे कभी। और फिर वो बताता है कि उसके लिए अभी इनर चैम्बर से निकाल मतलब जो अंदर का किला था ना, उसके अंदर का जो एरिया इनर चैम्बर जो इम्पीरियल वहाँ का किला था वहाँ से निकलना है। अब उसको लगता था कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगा। इवन इफ़ ही फाउंड हिज वे आउट ऑफ देम ही वुड देन हैव टू फाइट हिज वे पास पीपल ऑन द स्टेयर्स। और अगर वो उससे रास्ता निकाल ही लेता था तो उसको लोगों से लड़ना पड़ता था जो पीपल उसके रास्ते में सीढ़ियों में आते थे।
Then he had to cross the courts and then an outer palace and then more stairs and more courts. अब ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है, उसको कोर्ट्स क्रॉस करने पड़ते हैं, उसको आउटर पैलेस क्रॉस करना पड़ता है, उसको फिर सीढ़ियाँ फिर कोड, और ये सिलसिला चलता रहता है और उसका मैसेज ऐसे पहुंच पाता ही नहीं है। फिर आगे हमारी लाइन बढ़ती है, नरेटर हमें बताता है देन देयर हैड बीन अनदर पैलेस ही हैव टू फाइट हिज वे थ्रू। अब एक पैलेस से तो वो निकल बड़ी मुश्किल से पाया, फिर वो बताता नरेटर कि अभी एक और पैलेस है जिससे उसको फाइट करनी है और आगे जाना है। दिस प्रोसेस वुड गो ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, द नरेटर टेल अस, एंड इवन देन जो नरेटर है वो हमें बताता है कि इस चीज़ को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इस सिलसिला चलता रहता है, वो मैसेज लेके जाता है कभी दूसरे किले, कभी इस किले, कभी इस चैम्बर से, कभी उस चैम्बर से, कभी आउटर पैलेस से, कभी इनर पैलेस से। लेकिन होता क्या है, वो मैसेज कभी हमें रीच ही नहीं कर पाता। द मैसेजर वुड हैव टू मेक हिज अक्रॉस द कैपिटल सिटी विच इज़ टेमिंग विद पीपल। और जो मैसेंजर है अब वो एक किले से दूसरे किले में जा रहा है, तो ऑब्वियसली है उसको क्या कहते हैं, बहुत सारी सिटी से भी गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे होता है वो सिटी से भी गुजरता है, लेकिन वो तब भी वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाता है। बट ऑल्दो द मैसेज विल नेवर बी डिलीवर टू अस, द नरेटर टेल अस दैट वी सिट एट द विंडो व्हेन इवनिंग फॉल्स एंड ड्रीम द मैसेज टू अवरसेल्फ। अब वो बताता है कि हमें पता है कि वो मैसेज हमें कभी डिलीवर नहीं हुआ, पर हम रोज़ तब भी शाम को बैठते हैं और एक आस में बैठे होते हैं कि कब वो मैसेंजर आएगा और कब वो हमें डिलीवर करेगा। अब इसमें जो वो मैसेंजर है ना, अब जैसे मैंने आपको हर चीज़ बताई थी कि मैं अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं उनको लिंक करके भी बताऊंगा कि वो हमारे लीगल कंटेक्स्ट से कैसे है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टोरी हमारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है। इसमें जो एम्परर है, मान लो वो एक हायर अथॉरिटी है, मैंने आपको जैसे अब आप बोलोगे बार बार पीएम का नाम लेता है, मान लो पीएम है, चलो मान लो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं, उनने कोई लॉ पास कर दिया। अब जैसे आपको मैं एक ऐसे मैसेज बताता हूँ कि हमारा जो ये लॉ सिस्टम है कितना करप्ट है और किस तरह करता है। जैसे कोई आर्मी के जो हो गए सोल्जर्स, जब उनकी डेथ होती है गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया, हाँ भाई हर एक बंदे को 6-6 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, ये 6 लाख रुपया चलता रहता है, एक सीडी से स्टेट जाएगा, स्टेट से रीजनल, ऐसे अलग अलग बंदों के हाथ में, फिर डीसी, फिर नायब तहसीलदार, ऐसे चल के क्या होता है, हर जगह ये पैसा बढ़ता है। 5 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 3 करोड़, उससे 2 करोड़, ऐसे कम होता रहता है। और जो आदमी होता है ना वो इसी आस में रहता है। आधे बंदे तो ऐसे होते हैं जिनको पैसे मिलते ही नहीं कभी, और उनको पता है सरकार से आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे फिर दूसरे लेवल पे पहुंचता है वो 5 करोड़ से 4 करोड़, 6 करोड़, ऐसे मतलब पैसे कम होते रहते, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर ऐसे करते क्या होता है, जो बंदे मतलब हम है ना, बंदे आम बंदे, हमें ही बताया हुआ है कि वो बंदे हैं जो रोज़ शाम को खिड़की पे आते हैं और फिर देखते हैं कि कब उनका मैसेंजर आएगा। मैसेंजर मतलब वो अथॉरिटीज़ मतलब वो जस्टिस मांगते कि कब हमारा भी वो दिन आएगा जब हम जस्टिस ले सकें। और इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा लीगल सिस्टम है, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो देखते रहते कब हमारी बारी आएगी, कब हमारा ट्रायल आएगा, फिर जाके उनको मौका मिलेगा। अगर आपको इसमें सबसे बेस्ट समझना है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल मैं आपको रेपिस्ट की देता हूँ। क्योंकि रेपिस्ट एक ऐसा मतलब ये जो है ना टॉपिक बहुत कम बताते हैं कि असली में जो कभी सोचो गवर्नमेंट ने 2012 के बाद निर्भया कांड के बाद इतने केस लाए, इतने कानून लाए, पर तब भी किसी ने सोचा नहीं कि भाई ये रेप केस कम हो क्यों नहीं रहे हैं। रेप केस इसलिए कम नहीं हो रहे क्योंकि हमारे यहाँ का लीगल सिस्टम इतना स्लो है। कोई बंदा आज रेप करता है, उसकी जो सज़ा होगी ना, उसको फांसी की, वो उसको 15-20 साल बाद आती है। तब तक बंदे ने आधी ज़िंदगी निकाल ली होती है और बाद में बंदा ऐसे ही बूढ़ा हो गया होता है, उसको क्या सज़ा दोगे। हमारा सिस्टम इतना स्लो है कि बंदे आस लगाए रहते हैं। आधे बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं किसी का मर्डर किया होता है, और जब बंदा इंसाफ लेने जाता है उसका इंसाफ उसको कोई 20 साल बाद मिलता है, और जब वो मर चुका होता है बाद में गवर्नमेंट बोलती है हमने इंसाफ दिया, पर उस इंसाफ का क्या फ़ायदा जब वो बंदा ही नहीं रहा। अब यही बात आ गई ना। इस तरह का हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। और ये जो इंपीरियल मैसेज है ये पूरी सोसाइटी को ये बताता है कि कैसा हमारा लीगल सिस्टम है, कि हमारा मैसेज पास होता है पर एट द एंड हमारे पास पहुंच नहीं पाता और हम ऐसे ही देखते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन। हम इस इंपीरियल मैसेज से समझते क्या हैं। फ्रांज काफ्का एन इंपीरियल मैसेज इज एन ब्रीफ profound parable that captures themes of power, communication and inherent struggles of individual with complex system। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रांज काफ्का ना इंपीरियल मैसेज से समझाना क्या चाहता है, वो बताता है कि पावर क्या है,
असली का पावर का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो स्ट्रगल बताता है कि इंडिविजुअल का, कि ये जो लीगल सिस्टम है वो उसके साथ कितना स्ट्रगल करता है. फॉर ए लॉ स्टूडेंट द स्टोरी कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू सेवरल लेंसेज रेलिवेंट टू लीगल स्टडीज इंक्लूडिंग अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड जस्टिस. हेयर एन एनालिसिस फ्रॉम द परस्पेक्टिव. अब वो हमें लॉ स्टूडेंट्स को ही पूछता है. द स्टोरी कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल लेंसेज. जैसे मैंने आपको बताया, इस स्टोरी को मैं आप बहुत सारे मतलब कहते हैं ना अलग अलग चीज़ों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों में समझ सकते हो. अब कोई लॉ को, ये मैसेज को हमने कैसे बोला है, तो एक स्टोरी है. इसमें हमने बताया कि वो मैसेज पास होता है, हमारे पास पहुंच नहीं पाता, लेकिन मैंने इसको कैसे बताया, लीगल से कनेक्ट करके, कि कैसे हमारे लॉ कोई हमारी स्कीम निकलती है, वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते उस स्कीम का कितना बचता है, सिर्फ 1%, 0%. ये वही बताना चाहते हैं. अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी. द प्रोटोजेनिस्ट in an imperial message represent an individual who is trying to access a message of great importance from the emperor. इसमें जो प्रोटोनिस्ट है, एन इंपीरियल मैसेज रिप्रेजेंट है इंडिविजुअल. ये बताता है कि एक इंडिविजुअल है जो एक्सेस करना चाहता है एक मैसेज को जो ग्रेट इंपॉर्टेंस का फ्रॉम द एम्परर. द एम्परर अ सिंबल ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी. इसमें एम्परर क्या है, जो हमारे अल्टीमेट अथॉरिटी, जैसे हमारे पीएम हो गए, ये सब हो गए. इशू प्रोक्लेमेशन दैट आर सपोज टू गवर्न द रिलीम. हाउएवर द फैक्ट दैट द मैसेज इज नेवर डिलीवर highlight the disconnect between authority and the individual experience within the legal system. अब मैं आपको ये वैसे समझाता हूँ, जैसे हम सबको पता है उस राजा ने तो मरते टाइम उसके कान में बोल दिया मैसेज कि हाँ, उसको ये लगा कि ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, ये आगे जाके लोगों को पास होगा. अब आप बताओ, पीएम कोई स्कीम निकालता, उसको तो लगता है कि मैंने स्कीम कर दी, सैंक्शन कर दिए फंड्स, पर उसको क्या, उसने तो यही सोचा, पर उसको क्या पता है ये फंड्स हमारे तक पहुँचते ही नहीं है. कभी आपने सोचा गवर्नमेंट इतनी स्कीमें निकालती हैं, आज तक आप लोगों को मिली? बड़ी रेयर मिली होगी, वो भी बहुत कम अगर आपने पूछा होगा. अब आती है लीगल इम्प्लीकेशन. दिस कैन पैरेलल हाउ लॉज आर ऑफन क्रिएटेड और कोडिफाइड एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब ये बताता है कि जो लॉज हैं वो कैसे बने हैं, मतलब हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, मतलब ये जो है ना लॉ, ये हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए बने हैं, आम बंदों के लिए नहीं बने, बट मे नॉट रीच द इंडिविजुअल होम द इम्पैक्ट. वही बात आ गई. आज के टाइम में जो लॉ है वो सिर्फ बड़े आदमी के लिए, लेकिन असली में बनाए क्या थे, जो हर कहते हैं ना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ एज, कास्ट, रिलीजन. बट ये बने किसके लिए, बने तो सिर्फ अमीरों के लिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं हो पाया. तो इस ऐसे लॉ का फ़ायदा ही क्या, जो जिनके लिए बने उनको उसका कोई फ़ायदा ना हो. द आइडिया ऑफ एक्सेस टू जस्टिस बिकम अ क्रूशियल हेयर. अब ये आइडिया है ना जो जस्टिस का, वो यहाँ पे मतलब एक बड़ा क्रूशियल रोल करता है कि भाई जस्टिस है क्या रियल में, जस्टिस किस चीज़ के लिए है, जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं रहा. Often individuals are left out of the loop, are unable to understand the complexities of laws that govern their lives. और साथ में जो इंडिविजुअल हैं, जैसे हमें पता है, चाहे हमारा इंडिया भी अंडर डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट मैं मानता हाई हो गया, पर अभी भी वो लोग हैं जिनको इतना पता नहीं है. और हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर की वजह से, कि जो आम बंदा उसको तो पता ही नहीं चलेगा, उसको कोर्ट जाना पड़ता है और फिर उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, और ऐसे ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है. अब इसमें हम बताते हैं कि क्या क्या किन कारणों की वजह से ये चीज़ें होती हैं. ब्यूरोक्रेसी एंड इनएफिशिएंसी. ब्यूरोक्रेसी समझते हो, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये जो हमारे लॉ मेकर्स होते हैं, डीसी हो गए, एसपी, ये सब जो भी लॉ मेकर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस, आईपीएस. Kafka portrayal of the bureaucratic system is emblematic of how regulation and procedure can become convoluted leading to inefficiency. वो बताता है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये कितना इनएफिशिएंट है. ये है ही किसके लिए, जब ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता. वो कुछ इनएफिशिएंसी बताता है, इसकी कमियां बताते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारा लीगल सिस्टम वीक पड़ रहा है, और उनका मेन आधा कारण है जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसकी इनएफिशिएंसी. अब इसमें हम पढ़ेंगे लीगल इम्प्लीकेशन. इन ए लीगल कॉन्टेक्स्ट दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए कमेंटेटरी ऑन हाउ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कैन obstruct जस्टिस. अब ये बताता है, देखो हमने इस चीज़ से क्या सीखा, उसने मैसेज तो पास किया, लेकिन मैं आपको बता रहा था ना बीच में उसको इतने क्राउड मिलते हैं, इतना कुछ मिलता है. इसमें आपको मैं समझाता हूँ. मान लो जो एम्परर है वो आपका पीएम है, ये जो मैसेंजर है मान लो ये आपकी पॉलिसीज़ हैं, और ये बीच में जो लोग आ रहे हैं, बिल्डिंग से आ रही है, मार्केट आ रही है, ये आपके ब्यूरोक्रेट है. और ब्यूरोक्रेट ही हैं जो हमारे आज के टाइम में लीगल जस्टिस में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उन्हीं की वजह से आधों को जस्टिस नहीं मिल पाता. फॉर इंस्टांस द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफन लीव्स दोज सीकिंग हेल्प कन्फ्यूज्ड एंड डिसएम्पावर्ड. और ऊपर से हमारा लीगल सिस्टम ही इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है कि आधे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता उनके साथ हुआ क्या. द टेंशन बिटवीन द नीड फॉर ऑर्डर एंड द स्टिफिंग नेचर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी is a significant concern for law students who wish to advocate for more accessible and responsive legal system.
अब ये हमें ही बताता है कि हमें लीगल स्टूडेंट्स को कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिव लीगल सिस्टम बने जो हर किसी को एक्सेसिबल हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जो कि रिच और पावरफुल पीपल है। अब उसके बाद आता है अलाइनेशन एंड आइसोलेशन। काफका वर्क फ्रिक्वेंटली डिलीवर्स into themes of alienation. The protagonist struggle to receive a simple message can symbolize the isolation one feels in a vast, uncaring legal system. अब इसमें जो प्रोटेगनिस्ट स्ट्रगल है वो बताता है कि जो मैसेंजर को इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, जो आम आदमी वो जो एक रोज़ खिड़की पे बैठा है शाम को, रोज़ वेट कर रहा है मैसेंजर कब आएगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये इंसानों का मतलब वो सैड मूड बताता है कि किस तरह उनको ये अनकेयरिंग लीगल सिस्टम है, उसको परवाह ही नहीं है किसी की। बंदों की ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं पर उनको न्याय नहीं मिलता। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स इंडिविजुअल ऑफन फाइंड देमसेल्फ एस्ट्रेंज फ्रॉम द वेरी इंस्टीट्यूशन दैट आर मेंट टू सर्व देम। अब इस लाइन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो ना अपने आप को इस लीगल सिस्टम से अधूरा मानते हैं। आज़ाद भी हो गए लेकिन उनको लगता है ये लीगल सिस्टम बना तो हमारे लिए था, लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? उनको तो मिल ही नहीं रहा, उनको तो इनसे बिल्कुल ऐसे अलग कर दी है। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइस अभी हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। सो आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप मेरी वीडियो देखते हो। बाय एंड हैव ए नाइस डे।